देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक मौर्य। सम्राट था। वो एक ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत भारत पे अपना शासन स्थापित किया। बृहत का मतलब बड़े पैमाने पे, ठीक है, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारत से बड़ा था। उसने साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, ठीक है। उसने ही भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का काम किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। विशाखा दत्त की मुद्दा राक्षस, ठीक है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ मुद्दा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र माना गया है, ठीक है। मुद्दा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषभ तथा कुलहीन भी कहा गया है, ठीक है, निम्न कुल का। ढूंढी राज ने मुद्दा राक्षस पे टीका लिखी, ठीक है। मुद्दा राक्षस पे टीका किसने लिखी? ढूंढी राज ने। टीका क्यों लिखी जाती थी? तो टीका इसलिए लिखी जाती थी ताकि मतलब उसे समझने में दिक्कत हो, ठीक है, दिक्कत हो, अतः मतलब इसके माध्यम से, टीका के माध्यम से उसको आसानी से समझा जा सकता है। एक तो कुंजिका हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब मान लो कोई पुस्तक जो है समझना बहुत कठिन है, तो उसको मतलब आसानी से समझने के लिए कुछ ऐसा दूसरा पुस्तक की रचना करना, जस्ट और लाइक वो श्लोक एक टीका होता था। जी अनुवाद। हाँ, नहीं, अनुवाद तो नहीं कर सकते हैं। अनुवाद में तो भाषा बदलता है, ठीक है, उसकी मतलब क्या बोलते, उसकी नहीं मैं जटिलता नहीं समाप्त होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी जटिलता समाप्त हो जाती है टीका के माध्यम से। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख होता है। एक है देवी चंद्रगुप्तम, उसके अभिसारिका वंचित या फिर अभिसारिक बंधितक, ठीक है। क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी, ठीक है। बृहत कथा मंजरी किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने। पूछता है एग्जाम में किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने क्या लिखा है? बृहत कथा मंजरी। तथा सोमदेव के द्वारा कितना लिखा गया? कथा सरित सागर। सोमदेव ने क्या लिखा है? तो सागर। कथा सरित सागर लिखा है में, ठीक है। चंद्रगुप्त के क्षुद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण आपको देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित तथा वो मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। कहां पर उत्पन्न हुआ था? मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद के प्रशिष्टि पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया। हेमचंद्र के प्रशिष्टि पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया, ठीक है। पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल में उत्पन्न हुआ था? मौर्य नगर में उत्पन्न। किसने? मौर्य, इसलिए उसका नाम क्या था? मौर्य। बृहद कथा मंजरी के माने, सोमदत्त के कथा सरित सागर के माने, इसमें सब में क्षुद्र जाति का बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य का क्षुद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण आपको देखने को मिलता है। विलियम जोन्स ने पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो विलियम जोन्स की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसी सैंड्रोकोटस से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। क्या कहा? एंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। सॉरी, एरियन तथा प्लूटार्क ने क्या चीज है? एंड्रोकोटस है, ठीक है। एरियन तथा प्लूटार्क ने किससे किया है चंद्रगुप्त मौर्य को? तो एंड्रोकोटस से। किससे? एंड्रोकोटस से, एंड्रोकोटस। ठीक है, ध्यान रखें। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, ठीक है। तो जस्टिन की बात करें, जस्टिन ने भी क्या कहा? सैंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स पहले जो थे सैंड्रोकोटस के रूप में इसकी पहचान की है। एरियन और प्लूटार्क ने इसको क्या कहा? एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, जस्टिस ने सैंड्रोकोटस। और बात करें विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस के रूप में इनकी पहचान की है। ऋषि चनक के पुत्र का नाम चाणक्य रखा था, ठीक है। ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? चाणक्य रखा था। चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक के उल्लेखित कौटिल्य एक पद खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम भी सामान्यतः चाणक्य से ही की जाती है। चाणक्य के पुत्र पिताजी का नाम चनक था। कौटिल्य का एक, ऋषि जन। हाँ, ऋषि चनक। चाणक्य के पिताजी के नाम ऋषि चनक था। कौटिल्य तथा, ठीक है, कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त का भी नाम समानता उन्हीं का है। पुराणों में उसे, ठीक है, द्विसर्व, द्विसर्व का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। कौटिल्य की बात करेंगे तो चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया मतलब रचित, ठीक है, मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र जो है किसका पुस्तक है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। किसका? शासन के सिद्धांतों की शासन के पुस्तक है। सिद्धांतों का। इसमें राजा के कितने थ्योरी देखने को मिलते हैं? तो सप्तांग सिद्धांत 18। देखने को मिलते हैं। कितने सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत आपको देखने को मिलते 7। हैं। इसमें राजा होता है, अमात्या होता है, जनपद होता है, दुर्ग होता है, कोष होता है, दंड होता है, मित्र होता है। ये तो सप्तांग थ्योरी जो था किसने दिया था? सिद्धांत किसने दिया था? तो
क्या नाम है, कौटिल्य ने दिया था। कौटिल्य का अरसत ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्या की जाती है, इसकी तुलना किससे की जाती है, तो इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, अगर पूछेंगे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की मतलब विजय प्राप्त की थी, जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय की मतलब क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। बात करेंगे राजनीतिक तौर पर, ठीक है, समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। ठीक है, प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक, ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश पर हो गया। रुद्रावन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के शासक अवंती पे भी चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक था तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर था। कहते थे ब्रिटिश कालीन जो साम्राज्य जो आपको देखने को मिलता उससे अधिक विस्तार इसके समय में था। 105 ईस्वी के रुद्रावन के जूनागढ़ शिलालेख में अनार्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत में यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगर पूछेगा सेल्यूकस निकेटर की सेना को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर कौन था, ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ का शासक था, एक शासक था जो कि मतलब यूनानी शासक था। कहाँ था, यूनानी शासक था। ठीक है, ध्यान रखिए। सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, सेल्यूकस निकेटर ही जो था सिकंदर का उत्तराधिकारी हुआ। यूनानी लेखों की बात करें, बिंदुसार को अमित्रोकेडिस, विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिस संस्कृत रूप जो का अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला था। जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार का माता का नाम दुर्धरा आपको देखने को मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। एस्टेरवो के अनुसार बिंदुसार के समय मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। तो मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस को भेजा था। डायमेकस की बात करेंगे तो सीरिया के राजा, ठीक है, सॉरी, मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था। ठीक है, अब प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया का राजा, इसका नाम क्या था, एंटियोकस, एंटियोकस है। ठीक है, ध्यान, एंटियोकस था। ध्यान रखें, मिस्र सीरिया उधर का ही था। उसे 3 चीजें मांगी थी, एक था मीठी मादिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक मांगा था। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर सभी चीजों को भिजवा दिया। क्या दार्शनिक को इसलिए नहीं भिजवाया था क्योंकि बोला था से हमारे यहाँ मतलब दार्शनिक को बेचा और खरीदा नहीं जाता। ठीक है, बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने अपने पिता के शासनकाल अवंती उज्जैनी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, उज्जैन का राजा था, मतलब उपराज्यपाल का, उपराजा कहिए, फिर वायसराय, फिर गवर्नर कहिए, राज्यपाल कहिए। तो अशोक जो था अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ही ऐसी व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सके। सहिष्णुता, उदारता, करुणा उसके, ठीक है, त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईसा पूर्व में लगभग मगध का राजा बना। ठीक है, 272, लेकिन लगभग 4 वर्ष के बाद 269 में उसका राज्याभिषेक हुआ। तो लगभग 4 वर्ष के बाद उसका राज्याभिषेक होता है, लेकिन शासक 272-73 के आसपास मतलब बन गया रहता है। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम पिए, ठीक है, देवान पियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। ये प्रश्न पूछता, अशोकों को पुराण में क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अशोक का और नाम क्या था, देवान पिय, फिर देवान पियदसी, इसका मतलब क्या था, देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। अशोक की बात करेंगे, अशोक भी, दशरथ भी अशोक की तरह देवान पिय की उपाधि धारण करता था। सिहनी अनुसूचियों में दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने राज्य में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासनकाल में चौथे वर्ष में निर्घोध नामक भिक्षु से बौद्ध मत में दीक्षित किया। शासन के कहवे वर्ष में चौथे वर्ष में निर्घोध नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म में, ठीक है, होता दीक्षित होता है। तब पश्चात मोगलीपुत्र तीसरे के प्रभाव में आकर वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का
दीक्षित किया था, ठीक है। दिव्य विधान की बात करें तो मोगलीपुत्र से भी मतलब नि- काफी अधिक मतलब प्रभाव था क्या। निग्रोध भिक्षुक से भी मतलब बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया, उपगुप्त से भी लिया और मोगलीपुत्र से मतलब तीनों से सीखा। अलग अलग किताब में अलग अलग चीजें दी हुई है। दीपवंश में महावंश के अनुसार अशोक ने उसके शासन के चौथे वर्ष निर्गोध नामक, ठीक है, भिक्षु से बौद्ध मत में दीक्षित लिया। दीपवंश और महावंश, ठीक है, स्नेहली ग्रंथ है। तब पश्चात मोगलीपुत्र से प्रभावों का पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया, ठीक है। दिव्यावदान क्या कहता है सुनिए, ये इसके निर्गोध से लिया दीपवंश महावंश, और दिव्यावदान के अनुसार, ठीक है, किससे, उपगुप्त से लिया, ठीक है। एग्जाम में दिव्यावदान ही मारता है, डिटेल्स में पूछेगा दीपवंश से महावंश के अनुसार तब निर्गोध, वैसे अगर पूछेगा किससे लिया तो सीधा सीधा उपगुप्त। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जु की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व अथा न्याय, ठीक है, दोनों क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त है। अग्रोनोमाई जिले के अधिकारी को, ठीक है, अग्रोनोमाई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारी काफिले, जिनको कारवा के मुखिया को सार्थवा की संज्ञा दी गई थी। तो मौर्य काल में जो व्यापारिक काफिलों के जो मुखिया जो होते हैं उनको सार्थवा कहते थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार की यात्रा प्रारंभ कर दी, और उसने शासन उसके स्थान पर धर्म यात्रा प्रारंभ की। राजाभिषेक के 10वें वर्ष के बाद, ठीक है, वो बोध गया गया। कहाँ गया? 10वें वर्ष में कहाँ पे गया? बोध गया गया, ठीक है। किसमें पता चलता है? 8वां शिलालेख से पता चलता है। कितने शिलालेख थे टोटल अशोक के? तो 14 शिलालेख थे, ठीक है। 20वें वर्ष की बात करें, रुमन्नी दई अभिलेख रुमन्नी दई गया, ठीक है। तो 10वें वर्ष में बोध गया गया, 20वें वर्ष में रुमन्नी दई गया, जहां से मतलब जहां पे मतलब किनका जन्म हुआ था? 20वें वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, गौतम बुद्ध ठीक है, का। रुमन्नी दई, हाँ, और गौतम बुद्ध। यहाँ पे उन्होंने इतिहास के, वन हाँ ठीक है, वो कर देता, वो आ गया ही दिया। जाएगा। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्रा को इस प्रकार वर्णित किया है। सबसे पहले लुम्बिनी, कपिल वस्तु भी गया था, बोध गया भी गया था, सारनाथ भी गया, कुशीनगर भी गया, श्रावस्ती भी गया। इन सब जगहों पर अशोक जो गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष के बाद बोध गया की यात्रा की, 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी की यात्रा की, तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। वही यही था, क्या नाम है, रुमन्नी दई वहीं पे। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण, ठीक है, लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया, ठीक है। और साथ में भू राजस्व 1/6 था ना, उससे घटा कर क्या कर देता है? 1/8 कर देता है। एक हाँ। कालसी गिरनार और मेरठ, कालसी गिरनार और मेरठ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, भारत में जो भी अभिलेख मिले लेकिन ज्यादातर ब्राह्मी में। अशोक का इतिहास है मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही पता चलता है। उनके सभी लेखों का विभाजन 3 वर्गों में होता है। क्या होता है? उनके अभिलेख को 3 वर्ग में बांटते हैं। पहला जो होता है शिलालेख होता है, दूसरा जो होता है स्तंभ लेख होता है, तीसरा जो होता है गुहा लेख होता है। शिलालेख की बात करेंगे 14, कितने हैं? अभिलेख में बात करेंगे, पहला शिलालेख जो है वो 14 है, दूसरा स्तंभ लेख है, तीसरा गुहा लेख है। विभिन्न लेखों का समूह जो 8 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। इस 14 शिलालेख 8 8 जगह से प्राप्त हुआ है। शाहबाजगढ़ी से, मानसेरा से, कालसी से, गिरनार से, धौली से, जौगर से, एरागुडी से, सोपारा से। अशोक के अधिकांश अभिलेख की बात करेंगे, उसकी भाषा की प्राकृत भाषा एवं लिपि कैसी है? ब्राह्मी है। अधिकांश अभिलेख की भाषा की बात करेंगे, प्राकृत है, लिपि कैसी है? ब्राह्मी है। केवल दो अभिलेख, केवल दो अभिलेख, एक शाहबाजगढ़ी मनसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा किस अभिलेख की लिपि की बात करेंगे तब ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है, तो शाहबाजगढ़ी और मनसेरा। क्या बताएंगे? शाहबाजगढ़ी और मनसेरा की बात करेंगे, ठीक है, तो ब्राह्मी न होकर क्या है? खरोष्टी है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे शाहबाज गढ़ी और मनसेरा की बात करें, इनकी लिपि क्या है? देखिए प्रश्न पूछता है, ऐसे ध्यान में रखिएगा। शाहबाज गढ़ी और मनसेरा की बात करें, उसकी लिपि क्या? खरोष्टी है। और भारत से बाहर जाएंगे, तक्षशिला में जाएंगे, तो वहां से आपको जो लिपि जो मिलेगी, अरमाइक मिलेगी। क्या मिलेगी वहां से? अरमाइक मिलेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अरमाइक में लिखा है भग्न अभिलेख है। सर एक कंधार बोलते थे, नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जो कि द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा का अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझ लीजिए। अशोक के अभिलेख के ज्यादातर अभिलेख की भाषा की बात करेंगे प्राकृत है, लिपि की बात करें ब्राह्मी है। दो अभिलेख की बात करेंगे, शाहबाज गाढ़ी और मानसेरा की बात करेंगे, तो यह मतलब ब्राह्मी न होकर यहाँ की मतलब क्या है? लिपि क्या है?
खरोष्टी है, क्या है, ब्राह्मी ना होकर क्या है, खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया भग्न अवशेष मिलता है। सार एक यूना नामक स्थान से में से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यूनानी तथा अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, कहाँ पे, तक्षशिला और सार, कहाँ पे, सार एक यूना में। द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा, ठीक है, जो कि बात करें क्या होता है, द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया चीजें आपको प्राप्त होती है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पत्तियों पे उत्कीर्ण अक्षरों से किया जाता था। इस कार्य को संपादित करने वाला प्रथम विद्वान जो थे, जेम्स प्रिंसप थे। मतलब इन्होंने 1837 में, ठीक है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था, जो कि मतलब किस भाषा में था, तब किस लिपि को पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स ऋषभ को जाता है। डी आर भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का मतलब क्या किया है, प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख को लिखने का अभिलेख के आधार पर प्रशंसनीय प्रयास किसने किया था, डी आर भंडारकर ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुरम से प्राप्त होता है, ठीक है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का ज्ञात कहाँ से प्राप्त होता है, अनुराधापुरम से। और कुछ और स्थानों से अभिलेखों के इस प्रकार का लिपि का साक्ष्य मिलता है। इसके नाम इस प्रकार है, पिपरहवा, सोहगौरा, महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे खरोष्टी, दाएं। ब्राह्मी कैसे लिखते थे, ब्राह्मी, बाएं, दाएं से बाएं। बिल्कुल, ब्राह्मी की बात करें बाएं से दाएं लिखते थे। इसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, खरोष्टी को पढ़ने के श्रेय मैसन को, प्रिंसेप को, नॉरिस को, लेसन को, कनिंगम आदि विद्वानों को है। ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामावलोक करने का बला, अशोक का नामावलोक करने वाला बला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुर्जरा मध्य शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पे मिलेगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले। मास्की, नेतुर एवं उद्गोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। मास्की में भी मिलता है, नेतुर में भी मिलता है, उद्गोलम में भी मिलता है, ठीक है। इन सभी में अशोक का व्यक्तिगत नाम आपको देखने को मिलता है। भारभू बैराट अष्टम लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्या बताया, भारभू बैराट अष्टम लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावली प्रमाणित करता है, ठीक है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि के निषेध के संबंध में इस प्रकार, ठीक है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न ही कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की, ठीक है, पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, ठीक है। पहले जो था अशोक के मतलब भोजन के लिए, मतलब लोगों के लिए बहुत सारे जीव जंतु को मारा जाता था, लेकिन अब इस अभिलेख में लिखे जाने तक सिर्फ सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे, सिर्फ अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते थे। क्यों मारे, 2 मोर 1 मृग। इसमें से भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता था, ठीक है। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, ठीक है। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, ठीक है, 26वें वर्ष बाद, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। मतलब पहले बहुत सारे पशु को मारे जाते थे, लेकिन बाद में, ठीक है, लेकिन अब इस अभिलेख में लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु मारे जाते थे। इसमें से 2 मोर होता था, एक क्या होता था, एक मृग होता था, ठीक है। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता था। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में, ठीक है, अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष के बाद भी, ठीक है, प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राज्यकाल की पहली घटना कलिंग युद्ध, इससे अशोक की विजय थी। अशोक ने 13वें शिलालेख में इस युद्ध में के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष, ठीक है, 269 में शासक बना, 261 ईसा पूर्व में ये घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध में हुई पीड़ा का अपना दुख और, ठीक है, पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक ने दीर्घ शिलालेख 12 में भी, ठीक है, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु, ठीक है, पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक ने दूसरे एवं 13वें शिलालेख में, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरे एवं 13 में, ठीक है, किसमें, दूसरे एवं 13 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए इसको, ठीक है। शिलालेख में संगम राज्य में चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत। केरलपुत किसको बोलते थे, तो केरलपुत किसे बोलते थे, तो चेर को बोलते थे। किसको बोलते थे, चेरल। तो चोल, चेर, पांड्य तीनों के तीनों संगमकालीन है। एक सत्यपुत भी याद रखेगा। सहित तामपर्णी श्रीलंका की भी आपको सूचना देखने को मिलती है।
मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें से किनके किनके साथ इनके अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो सबसे पहले अंतियोक। अंतियोक की बात करें, क्या होता था? एंटियोकस दो। एंटियोकस दो थियोस कहाँ का शासक था? तो सीरिया का शासक था। तुरमै या फिर तुरमाय। टॉलमी की बात करें, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। टॉलमी डू फिलाडेल्फस, ठीक है, मिस्र का राजा था, उससे भी इनके अच्छे संबंध थे। अंतकिनी की बात करेंगे तो एंटीगोनस। एंटीगोनस गोनाटास मेसोडेनिया फिर मकुदुनिया का राजा था। मग की बात करेंगे, साइरिन का राजा था। अलिक सुंदर की बात करें, अलेक्जेंडर, ठीक है, एफराइस की बात करेंगे, एफरीस का राजा था। गोरखपुर से प्राप्त सोहगौरा त्रामपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के, ठीक है, बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख में, ये महास्थान अभिलेख कहाँ से मिलता है? भारत से बाहर बांग्लादेश में मिलता है। इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखें। कौन सा जिला? बोगरा जिले, ठीक है। की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई, ठीक है, इस सब की रचना की है प्राकृत भाषा में। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख अकाल के समय, ठीक है, किए जाने वाले, ठीक है, राहत कार्यों के संबंध में, और अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से भी होती है। ठीक है, सोहगौरा अभिलेख से क्या पता चलता है? ठीक है, तो सोहगौरा त्राणपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले महास्थान अभिलेख, दोनों सोहगौरा और महास्थान दोनों से, ठीक है, ब्राह्मी लिखा में लिखा गया ये अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखें, ये अभिलेख क्या होता है? अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इसे अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से भी आपको देखने को मिलती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे। एक होते थे धर्मस्थलीय होते थे, तथा दूसरा जो था कंठक शोधन होता था। धर्मस्थलीय कैसा होता था? दीवानी होता था। कंठक शोधन की बात करेंगे, फौजदारी होता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। न्यायालय थे, गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में क्या बोलते थे? गुड पुरुष कहते थे। क्या बोलते थे? गुप्तचर को क्या बोलते थे? क्या गुड बोलते थे? गुड पुरुष कहते थे। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के, ठीक है, अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख आपको देखने को मिला। एक संस्था, अर्थात एक ही स्थान पे काम करता था, संस्था नहीं घूमता था, एक ही जगह पे रहता है ना, संस्था नहीं करता है, हम तो संस्था है, कहाँ जाएंगे हम। और दूसरा क्या होता था? संचरा। संचरा क्या होता था? प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करता था, घूमते रहता था। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का 30 सदस्यों वाली समिति के द्वारा किया जाता था। इसमें कुल 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। तीसरी समिति क्या करती थी? जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में ये कार्य नगर पालिका प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना का काम था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। इंपॉर्टेंट है, राजस्व कर की बात नहीं हो रही, बिक्री कर की बात हो रही है। मूल्य का कितना होता था बिक्री कर? कितना होता था? 10वां हिस्सा होता था। जो व्यक्ति करों की चोरी करते थे उसको मृत्युदंड दिया जाता था। नगर के पदाधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा सेल्यूकस निकेटर किसे भेजा? मेगास्थनीज को। ठीक है, मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। इसका प्रमुख नागरिक या फिर क्या होते थे? पूरे मुख्य होते थे। ठीक है, तो आगे चलते, आगे क्या मिलता है वो भी देखते हैं। देखेंगे, मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज के 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौन कौन था? इस दार्शनिक था, कृषक था, पशुपालक था, कारीगर था, योद्धा था, निरीक्षक था, ठीक है, मंत्री था। कभी कभी इसमें दास दे था, दास नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखें। फिर बता रहा हूँ, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने में 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन है? तो दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है, कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है, मंत्री है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज, ठीक है, ध्यान रखें, दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। यही आपसे कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार मौर्य काल का कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, न ही अपने भिन्न पेशा ही अपना सकता था। मतलब जो पेशा है वही अपनाएगा, और बाहर भी विवाह नहीं कर सकता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का नाम देखें। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीरा की उज्जैनी थी। कलिंग की तोसली थी। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी। पारची या फिर पूर्वी प्रदेश की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ये अशोक के समय में ऐड हुआ था, कलिंग पहले से नहीं था। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे।
अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वो भूमि पर उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी होता था। इसे एक कर को भाग कहते थे। इस पर का बलि भी राजस्व का प्रमुख स्रोत था। ठीक है ना, भाग और बलि जो थे क्या थे, राजस्व कर था। ठीक है, राजस्व के क्या थे, स्रोत थे। मौर्य मंत्री परिषद में देखेंगे राजस्व एकत्र करने का कार्य किसे, समाहर्ता के द्वारा होता था। मौर्य मंत्री राजस्व कौन करता था, करके समाहर्ता। अंतपाल सीमा रक्षक था, सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता, जो कि प्रदेष्टा विषय या फिर कमिश्नरियों का प्रशासक था। उपायुक्त पदाधिकारी के अतिरिक्त ठीक है अन्य पदाधिकारी इस प्रकार थे, जैसे पन्याध्यक्ष की बात, वाणिज्य का अध्यक्ष था। सूराध्यक्ष की बात करेंगे, सूनाध्यक्ष की बात करें, बुच्चर खाना, बुच्चर खाना का अध्यक्ष था। सूरा दारू, वाइन, विस्की। गणिकाध्यक्ष की बात करें, वेश्याओं का निरीक्षण करता था। सीताध्यक्ष की बात करेंगे, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। आंकड़ाध्यक्ष की बात करें, खान का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष था, ये इंपॉर्टेंट है, छापा खाना। लोहाध्यक्ष की बात करें, धातु विज्ञान का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष की बात करें, जहाज जनानी विज्ञान का अध्यक्ष हुआ करता था। अर्थशास्त्र में पति द्वारा ठीक है, अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पत्नी बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। सॉरी, क्या बोला, पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या फिर उसके शरीर में कोई दोष होने पर पत्नी उसका त्याग भी कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने पर ठीक है, बंध्या होने पर जैसे जैसे पति भी उसका त्याग करके सकने का अधिकारी था। मतलब पति भी छोड़ सकता था, पत्नी भी छोड़ सकती थी। किस कंडीशन में, मतलब जब वो मतलब फर्टाइल नहीं होगी, मतलब बच्चे जनन नहीं कर सकती है, व्यभिचारी मतलब करेक्टर लेस हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में पति को भी छोड़ने का था। अगर बहुत दिन तक विदेश में रह गया, वापस नहीं आया, हमें किसी भी तरह का विकलांगता है, उस आधार पर विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वार्ता क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का क्या है, प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपना लिया है। मौर्य युग के सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। कहाँ से, चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। बोलोगे चुनार कहाँ है, तो चुनार बनारस के पास पड़ता है, छोटा सा शहर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करें स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में। सांची तथा भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती स्तूप का बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पे स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। अमरावती का किसने बताया था, मैकेंजी ने। सारनाथ का धमेक गुप्त सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। पटना, बिहार पटना के समीप ठीक है, बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में ठीक है की गई खुदाई मौर्य काल से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त प्रकाश में आए हैं। उन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्नूपर महोदय को है। बुलंदी बाग से ठीक है नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार में ठीक है राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है, जिसकी महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने ठीक है 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके ठीक है शुंग राजवंश की स्थापना की। वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में से नहरें निकलवाई। शक छत्रप रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने झील की मरम्मत भी करवाई थी। अब चलेंगे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो क्या तैयार है क्वेश्चन के लिए आप लोग? क्या सही में तैयार है आप लोग? तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या होगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? बोलते रहिए, एक बार भी आवाज नहीं आया तो फिर। निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना राजवंश है?
कुछ मौर्य मौर्य राजवंश, ठीक है। मौर्य राज आगे, ठीक है। मौर्य तीन राजवंश सौ होने पर इसका समय इक्कीस 320 से 184 तक लेता है। गुप्त 275 से लेकर 550 ईस्वी तक। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। किस ग्रंथ में? विशाखा दत्त में। विशाखादत्त। किसने किया? विशाखा विशाखा दत्त ने किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुद्दा लक्षण में किया है ना। किस क्या बताया? विशुद्ध या फिर कुलहीन बताया है। यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंडोकोटस का है। किसे कहा सेंडोकोटस? जस्टिन ने गुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। बताना है आपको। सेंडोकोटस के रूप में पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। विलियम प्लूटार्क के रूप में जोन्स किसने कहा? प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा, ठीक है। एरियन ऑफ प्लूटार्क में एंड्रोकोटस, बाकी सब ने सेंडोकोटस। सेंडोकोटस चंद्रगुप्त की पहचान किसने की? सेंडोकोटस है तो विलियम जोन्स जोन्स ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसने सेंडोकोटस को सिकंदर से महान भेंट का वर्णन किया है? किसने किया है? सिकंदर से भेंट किया था, किसने किया है? जस्टिन ने किया। किसने किया? जस्टिन ने किया है, ठीक है। किसने सेंडोकोटस और सिकंदर के महान भेंट का उल्लेख किया था? जस्टिन ने, ठीक है। आगे चलेंगे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के वीरमृत्यु प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य थे। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते? चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। ध्यान, किसके पुत्र थे? ऋषि चाणक्य के पुत्र थे, ठीक है, ऋषि ध्यान चनक रखेंगे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त अन्य नाम था। विष्णुगुप्त कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में किस विषय पर आधारित है? ठीक है, तो शासन के सिद्धांत और अभ्यास पे आधारित है, ठीक है। एक से अधिक आंसर लिया है क्या? यस सर विदेश नीति भी ले लेगा, ठीक है, ठीक है, मोर देन वन ले लेगा। सर विदेश नीति कैसे? पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध वगैरह का चर्चा किया है ना। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों के आभास की पुस्तक। इसमें राजा के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है, ठीक है। मतलब राजा कौन सा, मतलब पड़ोसी राजा से दोस्ती वगैरह करना चाहिए, सब विदेश नीति का वर्णन तो है। इसके अलावा इसमें सप्तांक से राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र का सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन, कृषि, शिल्प, व्यापार, इस सब का वर्णन आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर ए लिया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है ना, तो यहाँ पे सीधे ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजा के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंक क्या होता था? राज्य का सातवां अंक की बात करेंगे तो मित्र होता है, ठीक है। समझे, मित्र बहुत मैटर करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीति पे पहलू डाला गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ठीक है। इसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में बिंदुसार भारत आया था, ठीक है। इनका माइक क्यों कर रहा है? आगे चलेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। जिसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किसमें मिलता है बताइए, तो ध्यान रखेंगे। बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार के शासनकाल अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। इसका उल्लेख किसने? बुद्ध घोष की सामंत पासादिका पे। ये पढ़ लीजिए। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका नामक, ठीक है, ग्रंथ से मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उपराजा वायसराय था, ठीक है, दिव्यावदान से। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी की बात करें महिष्मती थी। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा जैकेट पहन लेता हूँ क्योंकि मुझे ठंडी लग रही है। इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है। लकड़ी का। किसका बना है? लकड़ी का। बिल्कुल। कहाँ से मिला है? पाटलिपुत्र में। कहाँ से मिला? ये कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में। पटना में कहाँ पे था? कुम्हरार कुम्हरार में था। कितना दूर है यहाँ से इस्माइल तुम्हारा घर? कुम्हरार पटने में तो है सर को। 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है।
ठीक है, तो ध्यान में रखिए कहाँ पे, तो इसका ये बना हुआ था क्या चीज का, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ से में, कुम्हरार में। ठीक है, कहाँ से, कुम्हरार में। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलेंगे, आगे क्या प्रश्न है। 19 नंबर। देखिए कुम्हरार में है। ठीक है, कुम्हरार में राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब क्या है, प्रसाद का मतलब क्या होता है, खाने वाला प्रसाद नहीं, प्रसाद होता है। ये क्या है, प्रसाद है। क्या है, प्रसाद। महल होता है, राजा का निवास स्थान। ठीक है, और जो खाते हो क्या होता है, प्रसाद होता है। प्रसाद। ठीक है, किस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्हार स्तर से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए पाटलिपुत्र। हैं, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। बहुत पाटलिपुत्र। सुंदर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है कहाँ पे, पाटलिपुत्र का। कहाँ का बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। ठीक है, किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक ने अभिलेखों, जैन एवं तमिल शास्त्रों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की है। ठीक है, अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। मतलब बिंदुसार ने कहते से कोई भी विजय प्राप्त नहीं किया, मतलब कोई भी समकालीन शासक ने नहीं, कोई भी समकालीन राइटर ने नहीं लिखा है विजय के बारे में, विजय के बारे में। हालांकि मतलब क्या नाम था, तारानाथ, जो कि तिब्बती बौद्ध भिक्षु था, उसने बोला था 16 राज्यों का विजेता बचा इसे बिंदुसार को। इतिहास में इसे विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का वर्णन मिलते हैं। अशोक ने केवल एक राज्य को जीता, तो दक्षिण को किसने जीता, इसी ने जीता। बिंदुसार के बारे में जीत की कोई जानकारी मिलती नहीं है। तो तीसरा शासक कौन था, अशोक था। अशोक ने केवल एक नहीं जीता, बिंदुसार ने कुछ जीता ही नहीं, तो दक्षिण भारत का विजय करने का श्रेय किसे जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य को। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता, किसने जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त ध्यान रखिए, इस सारा जो जीतने वाला काम जो आएगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य ही आएंगे। ठीक है, बिंदुसार जीतेगा, बिंदुसार नहीं। को जीतेगा, नहीं जीतेगा। पिताजी इतने इतना कुछ करके चले गए। ठीक है, नहीं, अगर मान लीजिए हम लोग के भी पिताजी बहुत कुछ किए रहते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे क्या, कहीं पे आराम से बैठ के बिजनेस कर रहे थे, तो बिंदुसार के पिताजी ने बहुत कुछ इनके लिए अरेंज कर गए, इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया, तो बिंदुसार उसको रखने में ही मतलब काफी समय बीत गया। उसके बाद आया अशोक साहब। अशोक ने देखा कि पिताजी ने तो सब कुछ बनाकर चले गए। ठीक है, लेकिन पिताजी और दादाजी ने बहुत कुछ देकर गया। क्या नहीं देके गया, तो कोई ऐसा राज्य नहीं मिलता जिसका सीमा किससे लगा हो, समुद्र से लगा हो। तो पिताजी और दादाजी का नाम को देखने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, समुद्र वाला राज्य को जीतने की कोशिश करेगा। अब सोचेगा किस राज्य को जीते समुद्र वाला, तो देखेगा पूरब में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है, कलिंगा। सोचता है कलिंग को अगर जीतेंगे ना, तो पूर्वी राज्य पे तो अधिकार हो जाएगा, समुद्र है, और उसके साथ दक्षिण भारत का भी रास्ता खुल जाएगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगा। मतलब अशोक जो था कलिंग के जीतने की कोशिश करता है। ठीक है, समझ गए। आप चलते आगे। इस सारा के सारा जो जीतने वाला काम जो था ना, सब अशोक ही जीता। ये क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य ही जीता, इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके मृत्यु के बाद साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर था। ब्रिटिश साम्राज्य जो था ना, उससे बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पे था। कहां से प्रमाणित, पश्चिम भारत पे इसे मिलता है रुद्रावन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राजवंश वहां पुष्यगुप्त था। ठीक है, उसी ने सिंचाई का बांध का उल्लेख मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का ये भाग मौर्य साम्राज्य के अधीन था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है, प्रमाणित होता है किसे, रुद्रावन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया, किस भारतीय राजा को हराया था, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया, इसको किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे। ठीक है, कब हराया था, 305 ईसा पूर्व में। बात करते सेल्यूकस मौर्य सेल्यूकस किस वर्ष में पराजित किया था, सेल्यूकस को मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने कब पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व में। दिया गया मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है भाई साहब, ये अशोक के उसके शासनकाल के अंतिम समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा से त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने की। ठीक है। इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं था? निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक का? श्रीलंका नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था? श्रीलंका। ये तो उसके दादाजी ने ही जीत कर गया था। मौर्य का तो राजधानी ही था बिहार में। कलिंग को अशोक ने जीत ही लिया था, श्रीलंका को नहीं जीता था। राज्यों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्यों का तृतीय उल्लेख हुआ है? ठीक है, अशोक निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? किसमें हुआ है? तो दूसरा में और 13वां में। बोले थे ना याद करने के लिए, पूछता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, अब चलेंगे आगे, चलेंगे कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देवनाम प्रिय से। देवनाम प्रिय से पता चलता है भाई साहब वो देवताओं का प्रिय थे। डेट मीन बौद्ध होने के बावजूद भी उसने इस हिंदू धर्म में क्या किए? अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। ठीक है, देवनाम प्रिय मतलब देवनाम प्रिय। ठीक है, देवता देवान प्रिय देशी, ये सारा कहा गया देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। ठीक है, इससे उसकी हिंदू धर्म में भी आस्था का संकेत मिलते हैं। मिलाना है। निम्नलिखित में किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल के तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो किस किस से मिलता है? अशोक के अभिलेख से, दीपवंश से, महावंश से, दिव्य बदान से, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्या होगा? 2 और 3 से। किससे मिलता है? मतलब दीपवंश और महावंश कहाँ के थे? ये दीपवंश और महावंश कहाँ के थे? सिंहली के थे। कहाँ के ग्रंथ है ये? सिंहली। सिंहली समझते हैं ना? श्रीलंका। सिंहली अनुश्रुति दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। उनकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने किया था। किससे मिलता है? तो दीपवंश और महावंश से प्राप्त होता है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा, ठीक है, किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से मौर्य शासक कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी की बात करेंगे तो आपका अशोक हुआ करता था, दशरथ हुआ करता था। मतलब 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलेंगे, कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे। ठीक है, रज्जु कौन थे? रज्जु की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य के अधिकारी की बात करेंगे तो रज्जु उनको कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। सार्थवा क्या थे? तो सार्थवा व्यापारियों को काफिले का जो नेतृत्व करता था उसको क्या कहते थे? सार्थवा कहते थे। समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है कि पानी उनी पियेंगे आप लोग? नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? ठीक है। निम्नलिखित कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिका आई थिंक नहीं था मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, अग्रहारिका जो था नहीं था। ठीक है, यार युक्त की बात करेंगे। जिले के अधिकारी होते थे, राजस्व वसूलते थे। डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक तरह से देखेंगे क्योंकि राजस्व भी वसूलते हैं, इसके पास पर न्यायिक अधिकार भी था। राजू की बात करेंगे तो ये पहले राजस्व विभाग का कार्य करते थे, किंतु उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। सॉरी, राजू जो होते थे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे होते थे। प्रादेशिक की बात की, मंडल का अधिकारी था। ये वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करता था। एसडीएम साहब क्या थे? ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या होता है? प्रादेशिक। राजस्व की बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब। ठीक है, ये रेवेन्यू ऑफिसर था उस समय भी। इसका परीक्षा जो होता था ना काफी टफ होता था उस समय। ठीक है, कौन सा बोलते थे इस परीक्षण को? ठीक है, उपधा परीक्षण बोलते थे। क्या बोलते थे? उपधा उपधा। परीक्षण। पूरा जांच पड़ताल किया जाता था, बड़ा टफ इंटरव्यू होता था। आप चलेंगे आगे, चलेंगे कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी जो शक्ति का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किसे सबसे श्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची का स्तूप जो था सबसे श्रेष्ठ स्तूप था। ये बताइए सांची का स्तूप एमपी के किस जिला में है? सांची में। मुजफ्फरपुर जिला में या फिर सांची जिला में, फिर सीतामढ़ी जिला में? सांची। अरे आप लोग को तो कुटाई होनी चाहिए। ठीक है, रायसेन जिला में है। किस जिला में है? रायसेन जिला में। ठीक है, इतना बात पढ़ते होंगे इसमें याद है नहीं। रायसेन जिला। ठीक है, 75 बार बताएंगे फिर भी भूल जाता है। ठीक है, इस स्तूप का पता किसने लगाया? मैकेंजी ने लगाया था। कब लगाया था? 1797 में। ठीक है, कनिंगम मत मार लीजिएगा। ठीक है, सांची और भरूच को किसने ढूंढा था? कनिंगम ने। सांची और भरूच को किसने ढूंढा था? कनिंगम ने ढूंढा था। ठीक है, और मतलब मैकेंजी ने किसको ढूंढा था? किसने ढूंढा मैकेंजी को? किसने ढूंढा था? ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आंध्र प्रदेश में जो गुंटूर में जो मिलता है अमरावती वाला, अमरावती स्तूप का मैकेंजी ने ढूंढा था, ठीक है। और ये सांची और क्या बोलते हैं इसको, कौन बच गया, भरतू सांची या भरूच की किसने की थी, कनिंगम ने की थी, ठीक है। सर ये सांची का स्तूप किस शासक ने बना, हाँ ये महालवाड़ी वाली मैकेंजी है। नहीं नहीं, वो हॉट मैकेंजी था, कॉलिन मैकेंजी है, कुछ भी कहीं से कहीं चले जाना है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया, तो ध्यान में रखेगा, ठीक है, कौन है, तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो फिर से अशोक बनवाएगा, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या थी, तो सांची का प्राचीन नाम क्या था बताइए तो, गत्रवती, काकनामा, बेस नगरी, दसपुर, ठीक है। इसका नाम था काकनामा, क्या नाम था, काकनामा, इंपोर्टेंट है। सांची का प्रसिद्ध नाम क्या था, काकनामा, प्राचीन नाम, ठीक है। बात करेंगे, मिलाइए, कौशाम्बी कहाँ से मिलेगा, कुशीनगर से कौन सा, मिलाइए तो, कौशाम्बी धामेक कहाँ पे मिलेगा, धामेक ये बताए, धामेक स्तूप, सारनाथ से धाम सारनाथ ए का 2, सारनाथ उसके बाद क्या है, बी का 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, शी का 1, उसके बाद ये याद कर लीजिए, ठीक है। कौशाम्बी घोसीटाराम मत, घोसीटाराम कौशाम्बी से, कुशीनगर से राणा स्तूप, सारनाथ से धामेक, श्रावस्ती से शहेत महेत, क्या मिलेगा, शहेत महत कहाँ से मिलेगा, श्रावस्ती से, ठीक है, ध्यान रखिए, शहेत महत कहाँ से मिलेगा, श्रावस्ती से, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। शहेत महत कहाँ से, श्रावस्ती से, ठीक है। टिटकर के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों में से किसका अनुगमन किया, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थान, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था, सबसे पहले कहाँ पे गए, सबसे पहले लुम्बिनी सबसे पहले लुम्बिनी, हाँ सर। ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन से बनेगा ये, सबसे पहले लुम्बिनी, बौद्ध गया, ऑप्शन, फिर बोध गया, लुम्बिनी, फिर कपिल वस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। किसने लिखा है, क्या नाम था इसका, इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में, कि बी.एस. स्मिथ ने लिखा है, किसने लिखा है, बी.एस. स्मिथ ने, ठीक है, ध्यान में, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ लुम्बिनी के बाद कपिल वस्तु के बाद बोध गया के बाद सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। 10वें वर्ष कहाँ पे गया था, 10वें वर्ष लुम्बिनी में, ठीक है। 20वें वर्ष लुम्बिनी, 10वें वर्ष लुम्बिनी, 20वें वर्ष बोध गया, उल्टा बता दिए क्या, सबसे पहले सही बताए हैं। अच्छा ठीक है। 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख, मतलब राज्याभिषेक के 10 वर्ष 8वां शिलालेख संबोधित बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमन्नी देवी अभिलेख, रुमन्नी देवी तथा उनकी पूजा की, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, अशोक शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो भाषा उसका हो जाएगा कौन सी, प्राकृत, ठीक है। लिपि की बात करेंगे, लिपि क्या हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा, वही बताए, वही चीज यहाँ पे सोल्यूशन में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी में कौन सा है, तो सहवाजगढ़ी और मानसेरा, ठीक है, दो जो है आपका किसमें है, खरोष्टी में है। पत्थर पे प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में, पत्थर पे प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों पे किया गया, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों पे किया गया, ठीक है, तो पत्थर की पटियों पे, ठीक है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तब जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, कब पढ़ा था, तो 1837 में पढ़ा था। अशोक ने अभिलेखों को प्रथम पढ़ा था, कितने पढ़ा, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो किसने पढ़ा, प्रिंसप ने पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं आगे, कहाँ आते हैं, आगे आते हैं, ठीक है।
क्या है प्रश्न? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसप। ठीक है। सम्राट अशोक ने राजदूतों को सबसे पहले, ठीक है, बीकुटन, ठीक है, डिसाइफर किसने किया? सम्राट अशोक के राजदूत को सबसे पहले बीकुटन, बीकुटन मतलब क्या? उसको मतलब डिकोड करना किसने किया था? जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है, ध्यान रहे, इस गलती मत कीजिएगा। बीकुटन का मतलब डिसाइफर, मतलब उसको मतलब डिकोड किसने किया, समझा किसने? मौर्य सम्राट के पेशावर के निकट उत्तरी पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख कौन थे? तो अरमाइक लिपि में मिलेगा। ठीक है, पेशावर में, अरमाइक में। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में अशोक का शिलालेख, सॉरी, कंधार वाला मिला था अरमाइक में। ठीक है, किसमें? खरोष्टी में है, मिस्टेक। खरोष्टी में दो है, शाहबाज गेटी और मानसेरा, खरोष्टी में। ठीक है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि मिलता है, महास्थान से अनुराधापुरम, सिक्के कहाँ से मिलता है? अनुराधापुरम श्रीलंका से मिलता है। वह स्थान जहाँ से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था, अनुराधापुरम। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई से बाई होकर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिखी जाती थी। किधर से? तो दाई से बाई होकर। ठीक है, कितना क्वेश्चन? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, तो खरोष्टी लिखी जाती थी, दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिखी जाती थी, याद आपको रखना है। 300 होगा। क्या? 100 प्लस क्वेश्चन 250? 125 हाँ, नहीं 125 होगा सर, 125 ज्यादा नहीं है। अशोक ने अपने शिलालेख का समानता किस नाम में उल्लेख किया है? तो अशोक ने अपने शिलालेख में क्या होता? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? ध्यान में रखेंगे तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अभिलेखों में किस नाम का उल्लेख? प्रियदर्शी में देवनाम प्रिय के रूप में मिला, तो अशोक का मिला। कहाँ गया अशोक का? बताना है। ठीक है, निम्नलिखित वक्तव्यों में, ठीक है, कौन सा एक व्यक्तित्व अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? क्या गलत है? इन पे बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभ का शैपट शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना का भाग है। तो गलत है, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित की उभारधार मूर्ति मूर्ति शिल्प, ठीक है, शिलालेख से अशोक के प्रस्तर के रूप में चित्र के साथ, ठीक है, रानको अशोक मतलब राजा अशोक मिलता है। किसमें मिलता है राजा अशोक? तो ध्यान रखिए, कंगन हल्दी में। राजा अशोक किसमें नाम मिलता है? तो कंगन हल्दी में मिलता है राजा अशोक। क्या मिलता है? कंगन हल्दी में क्या मिलता है? राजा अशोक मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान में रखेंगे, तो किसमें मिलता है? रुमन्नी देई मास्की में मिलता है। किसमें मिलता है? मास्की में अशोक ने अपने व्यक्ति नाम को, ठीक है, ध्यान रखें, मास्की में, गुर्जा में, नेतृत्व में, उद्गोलम में, यहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जा, नेतुर और उद्गोलम में। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलम में। निम्नलिखित में किसमें अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है? तो किसमें? तो क्या ध्यान रखेंगे, तो मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामों का उल्लेख हुआ है? किसमें? मतलब गुर्जरा में हुआ है। अशोक का रुमनी स्तंभ संबंधित है। ठीक है, तो क्या से बुद्ध के जन्म से रुमनी देई। बात करें यहाँ पे क्या था, 1/6 से घटाकर कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया था भू राजस्व को। अब भोग कर को क्या किया था? भोग कर माफ कर दिया था। गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। कहाँ पे क्या है? गुर्जरा कहाँ पे मिलेगा? तो आपको गुर्जरा मध्य प्रदेश के कौन सा जिला? दतिया जिला में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भारभू में बताया मगध का सम्राट बताया। ठीक है, भारभू को बैराट स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है ये? भारभू। देख लीजिए कहाँ से प्राप्त होता है। कालसी प्रसिद्ध है किस लिए? कालसी प्रसिद्ध अशोक शिलालेख के कारण जो है सो कालसी आपको प्रसिद्ध है। ठीक है, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक शिलालेख के कारण कालसी क्या है? प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ठीक है, कालसी कहाँ से? उत्तराखंड से मिलता है, उत्तराखंड के देहरादून में कालसी। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की प्रति कहाँ से मिली है? तो कालसी से मिली है। कलिंग युद्ध विजय की क्षतियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में करने को? कलुंग, तो ये तेरहवां में मिलता है। किसमें मिलता है? तेरहवां में मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है 13वां से प्राप्त होता है। अशोक के निम्न शिलालेखों में पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा है? तो ध्यान रखिए ब्राह्मा। धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पण की बात करेंगे तो ब्राह्मा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलेंगे आगे।
निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस प्रकार अपने कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय महिमा मंडित करने की दिशा में धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है तो अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय को निंदा करता है, पति अपने संप्रदाय के गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, मतलब दूसरे धर्म से कंपेरिजन करके अपने धर्म को महान बताता है। वैसे को अशोक ने अपने प्रजा के बारे में लिखा। अशोक का प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो दूसरा और इसमें दूसरा और 13वें में, और 13वां श्रीलंका का भी जानकारी है, ठीक है। शिहली, नॉट श्रीलंका दैट टाइम। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो 7 वाहनों का उल्लेख आपको नहीं देखने। कौन कौन है? चोल है, पांडे है, सत्यपुत है और केरलपुत। केरलपुत क्या? तो केरलपुत किसे कहते थे? किसे कहते थे केरलपुत? चेर को तो बोल क्यों नहीं रही है? टॉलमी फिलाडेल्फियस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक? टॉलमी फिलाडेल्फियस ये मिस्र का शासक था। कहाँ का मिस्र शासक था? का मिस्र का शासक था, ठीक है। बात करेंगे 13वें अभिलेख दूसरे में, ठीक है। दूसरा अभिलेख में इन सब का भी बहुत सारे राजाओं के बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिलते जिनसे इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ठीक है। सॉरी 13वां में भी देखने को मिलता है, 13वां में मिलता है, ठीक है। दूसरा में नहीं, 13वां में। दूसरा में संगम कालीन राज्य। अब चलेंगे आगे। अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का शासक था? तुर्मे की बात करें, मिस्र का शासक था। कहाँ का शासक था तुर्मे? अशोक के समकालीन था, मिस्र का शासक था। निम्नलिखित में किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया में मिस्र के साथ राजकीय संबंध स्थापित किए थे? किसने? मौर्य वंश के शासक ने। मौर्य अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक का धर्म का मूल संदेश धार्मिक सहनशीलता। तो क्या आंसर लिया? तो इसका आंसर है धार्मिक सहनशीलता भी हो जाएगा, शांति एवं अहिंसा भी हो जाएगा, ठीक है। बड़ों का सम्मान भी हो सकता है, ठीक है। राज्य के प्रति वफादारी नहीं है, ठीक है। बात करेंगे आगे क्या है, बड़ों का सम्मान भी शामिल है, ठीक है। राज्य के प्रति वफादारी को छोड़ के सब कुछ। निम्नलिखित में से अशोक ने किस अभिलेख में प्रारंभिक अवसर पर पशु बलि की रोक लगाई? ऐसा लगता है कि पाबंदी पशु के वध पर थी, ठीक है। तो प्रथम शिलालेख में ही क्या निम्नलिखित में से अशोक ने किस अभिलेख में प्रारंभिक अवसरों पे, ठीक है, मतलब कोई अवसर पे, ठीक है, ये 5वां में, ठीक है। ऐसे तो पहला में भी पशु बलि की नहीं की गई है, ठीक है, लेकिन प्रारंभिक अवसर पे, ठीक है, कोई मतलब त्योहार वगैरह पे पशु का बलि न दिया जाएगा, आपको 5वां में ना तो कोई उत्सव किया जाएगा। देखिए प्रथम में पशु बलि पे निषेध है, संदर्भ में लेख इस प्रकार है, जब कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, नहीं कोई उत्सव किया जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इस शिलालेख में लिखे गए सिर्फ 3 पशु मारे जाते थे, 2 मोर होते थे, 1 मृग होते थे। इनमें भी मृग को हमेशा नहीं मारा जाता था। 26वें वर्ष के बाद जीवों का वध की बात करेंगे तो तोता, मैना, अरुणा, जंगली बत्तख, नंदी, चमगादड़, रानी चिटिया, मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, सिंह, बैल, सबको मतलब बंद कर दिया जाता था, सबको मतलब नहीं मारने की बात कही गई थी, ठीक है। पांचवें स्तंभ से जानकारी मिलती है, ठीक है, किसे? 5वें से। तो भविष्य में भी नहीं मारा गया था इन लोगों को। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा खदान और देश में संकट काल के उपयोग के सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी देखने को मिलता है? किसमें? सहगौरा से मिलता है। किसमें? सहगौरा ताम्रपत्र सहगौरा से मिलता है, ठीक है। सहगौरा एक महास्थान से भी, ठीक है। सहगौरा कहाँ से मिला है? बांग्लादेश, ठीक है, बोगरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त। सॉरी, सहगौरा की बात की गोरखपुर से, सॉरी, ये महास्थान बांग्लादेश, ये दोनों से जानकारी मिलता है। संकटकालीन के समय में मतलब किस प्रकार से मदद किया जाए, खाना को बचा के रखा जाए, संकटकालीन में काम है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अशोक ने कलिंग में मौर्य साम्राज्य को जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण राज्यों के जाने के लिए स्थलीय एवं समुद्री मार्गों पर नियंत्रण किया था। बॉट स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, कोई भी गलती नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे आगे। ये नंबर 8वां वर्ष कब आक्रमण किया था? 261 में, ठीक है। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क स्थापित होता था, समुद्री मार्ग भी था। ये 5वां बन गया था, ठीक है। 5वां जो था राज्य जो था यही बना था, ठीक है, 5वां प्रांत। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं किया। भू अनुदान के विरुद्ध किसको ने विद्रोह किया? बताइए कौन सही है? तो ध्यान रखें, ये सही है परंतु आर पहला गलत है, ठीक सही है। कृषक का विद्रोह नहीं हुआ था, जबकि धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति का भू अनुदान की क्षमता नहीं थी, ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। सेल्यूकस निकेटर के ये राजदूत थे। अब चलेंगे आगे, कहाँ चलेंगे? मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? तो सेल्यूकस
केटर का राजू था। सेल्यूकस खान, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के 7 वर्ग का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया, किसने किया है 7 वर्ग में? तो किसने किया था? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसमें कौन से नहीं थे? तो दास नहीं था, दास प्रथा का प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा है? तो कितने में? 7 श्रेणी में बांटा है। कितने सात श्रेणी में? 7 में बांटा है। सात निम्नलिखित में किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो दास्तां नहीं थी, तो किसमें? मेगास्थनीज के का इंडिका, मेगास्थनीज के इंडिका से। ठीक है, जबकि ये चाणक्य साहब जो है अपने पुस्तक में दास्ता का उल्लेख करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। मौर्य साम्राज्य के विभाजन 7 पर विशेष तौर पर उल्लेखित है, किसके? तो ध्यान रखो, मेगास्थनीज के इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को इंडिका, छुपाने चोरी पे क्या किया जाता था? उनको मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। मेट्रो, कितना होता? बिक्री कर कितना होता था? बिक्री कर 1/10, बिल्कुल। वैसे राजस्व कर राजस्व कर 1/6, 1/6। ठीक है, और समिति कितनी थी? 6 समिति थी। प्रत्येक 6 समिति में कितने समिति, सदस्य? 5। 5 सदस्य होते थे। ठीक है, वह सूरज जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता था, किसमें? अर्थशास्त्र में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण सर प्रस्तुत करता था? मेगास्थनीज की इंडिका इंडिका। में पाटलिपुत्र आ का तो क्या? पाटलिपुत्र तो इंडिका में है ना। नहीं, इंडिका में नहीं है। ठीक है, अर्थशास्त्र का क्या बोलते हैं उसको? चाणक्य वाला कौन है? पाटलिपुत्र का इंडिका। हम्म, हाँ हाँ, ठीक, इंडिका में। ठीक ठीक, इंडिका में है। अर्थशास्त्र में भी है सर, उसमें भी है सर, इंडिका में भी है। हाँ, इंडिका में भी है, अर्थशास्त्र में भी है सर। इंडिका में और अर्थशास्त्र दोनों में है। और आगे चलेंगे कहाँ? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम बताइए, क्या नाम है? तो इंडिका नाम है। इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगा इंडिका के लेखक कौन है? तो फिर से मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक कौन है? तो फिर से मेगास्थनीज है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य जारी रखता था? ध्यान में, जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो था। ठीक है, वर्तमान में नगर पालिका अभी भी रखती है, उस समय भी रखती थी। ठीक है, जैसे 6 समिति का उल्लेख किया, जिसमें से कौन सी समिति थी जो नगर? एक तीसरी समिति जो थी ना, जन्म मृत्यु का मतलब पंजीकरण का काम रखती थी। ठीक है, आगे चलेंगे। मौर्य नरेश के बारे में लिखे कौन सा कथन सही है? ठीक है, उन्होंने संस्कृति एवं कला एवं साहित्य, सोने के सिक्के, हिंदू पुस्तक सम्राट, प्रांतीय विभाजन। क्या सही लग रहा है? क्या सही लग रहा है? ठीक है, ACD। ठीक है, बी नहीं है, सोने के सिक्के नहीं थे, बाकी सारे के सारे सही है। ठीक है, मतलब संस्कृति कला का साहित्य का विकास हुआ, प्रांतीय विभाजन भी था, हिंदू कुश तक साम्राज्य था। भाग में बलि क्या थे? तो भाई साहब ये क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। ध्यान में रखेंगे। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता? क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे सीताध्यक्ष। क्या बोलते थे? सीताध्यक्ष। ठीक है, सीताध्यक्ष जो था भूमि का कर वसूलने का कार्य करता था। अब चलेंगे आगे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो क्या राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो सीता देवी की माता, मत मारिएगा, गलती हो जाएगा। मौर्य मंत्री परिषद निम्नलिखित में कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता जो था वो राजस्व इकट्ठा करता था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य विघ्न अधिकारी माप तोल का काम करता? माप तोल का पान्याध्यक्ष या फिर पौताध्यक्ष। ठीक है, तो क्या बोलते थे? पौताध्यक्ष, माप तोल का प्रभात पौताध्यक्ष था। हाँ, वेट एंड मेजर का प्रभावित था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का। सुनाध्यक्ष बुचर खाने का। हाँ, ठीक है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी थे। निम्नलिखित क्षेत्र में एग्रोनोमाई की बात करेंगे तो क्या करता था? ये मार्ग निर्माण का काम करता था। एग्रोनोमाई क्या करता था? एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण का कार्य करता था। इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है? पंकोद, पंकोद का सनिरिध मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला क्या था? ये सड़क जुर्माना था। सड़क पंकोदक बी नंबर सनिरोध, है। पंकोदक सनिरोध है मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने जुर्माना था। पीने के पानी को गंदा करने पे, सड़क पर कीचड़ फैलाने पे, कूड़ा फेंकने, मंदिर को गंदा करने पे। ठीक है, सड़क पर कीचड़ फैलाने पे ये आपको जुर्माना देना पड़ता था। ठीक है, मतलब सर इम्पोर्टेंट है, उस ध्यान टाइम रखें। भी साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखते थे ना। बहुत बहुत, अभी से 1000 गुना अच्छा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र की बात करें, क्या तक्षशिला हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तक्षशिला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य का न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्यायालय में होता था, किसमें? तो ध्यान रखेंगे, तो किसमें होता था? तो कंठक शोधन में भी था, धर्म और किसमें था? कंठक शोधन और धर्मस्थीय, दो में होता था, 2-4 इसमें। तब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बात करेंगे तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित का न्याय अस्तित्व में था, धर्मस्थीय और कंठक शोधन। आगे चलेंगे, कहाँ चलेंगे? इधर चलेंगे। चलिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तो राजवंशी इतिहासकार वीरगाथाओं को ठीक कंठस्थ करना निम्नलिखित किसका व्यवसाय था? तो श्रमण बोलते थे, मागध बोलते थे, किसका बोलते थे? मागध का था, ठीक है। किसका काम था? ये मागध का था, ठीक है। ध्यान में, किसका काम था? ये मागध का काम था, ठीक है। अब चलेंगे, गांव में शासन कार्य में स्वायत्तशाही पंचायतों के बारे में संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? ये किधर आ गया हम लोग? द्रविड़ के बारे में क्यों आप पढ़ रहे हैं हम लोग? अच्छा, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पत्नी द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? किसमें है? तो अर्थशास्त्र में दिया गया। किसमें था? पत्नी भी पति को छोड़ सकती थी, पति भी पत्नी को छोड़ सकता था, ठीक है। कंडीशन क्या क्या था छोड़ने का, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। निम्नलिखित में किसे पुनः विवाह की वर्जित है? ठीक है, तो पुनः विवाह अर्जित था मनुस्मृति में, पुनः विवाह वर्जित था, ठीक है। मनुस्मृति क्या, तो इसमें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनः विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिसकी पति मर गया हो वह पुनः विवाह अनुमति नहीं थी, मतलब महिलाओं को नहीं थी, पुरुषों को था। विदेशों के भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर की बात करें, क्या था? तो ध्यान में वार्त क्षत्रिय। बातें विदेशियों क्षत्रिय को, ठीक है, भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? वार्त क्षत्रिय। विदेशों के भारतीय समाज मनु द्वारा वार्त क्षत्रिय फॉलेन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। निम्नलिखित में से व्यक्ति भारत के किसी न किसी समय पर आया, तो फाइहान तो आया ही था, सिंह भी आया था, वेलसोंग भी आया था, मेगा स्निच भी आया था, इशारे के सर आया था। लेकिन सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले मेगा स्निच आया था। उसके बाद सबसे कौन आया पहले था? मेगा मेगा स्निच स्निच के बाद फायान फाइहान आया था, चंद्र विक्रमादित्य। उसके बाद कौन आएगा? वेनसोंग आएगा। वेनसोंग के बाद सबसे लास्ट में इत्सिंग साहब आएंगे, ठीक है। मिलाइए, चंद्रगुप्त मौर्य को पियदर्शी तो नहीं बोलते थे, अशोक को पियदर्शी बोलते थे, चंद्र मौर्य को क्या बोलते थे? सैंडोकोटस कहते थे। चंद्रकोटस अशोक को बात करेंगे तो पियदर्शी बोलते थे, बिंदुसार को मित्रघात बोलते थे, चाणक्य को विष्णुगुप्त अमित्रघात बोलते थे। मिला लीजिएगा, चंद्रगुप्त को सैंडोकोटस, बिंदुसार को मित्रघात, अशोक को पियदर्शी और चाणक्य को क्या बोलते थे? विष्णुगुप्त बोलते थे। अंतिम मौर्य सम्राट की बात करेंगे तो हम तो बिल्कुल नहीं थे, बृहद्रथ था, ठीक है। इसको भी मिलाइए, बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ना है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, सही है। अंतिम शुंग राजा, ठीक है, देवहूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्व में की, ये भी सही है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक का पद को वंचित कर दिया, ये भी सही है, ठीक है। व्हाट स्टेटमेंट है ट्रू, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी इतिहास पढ़ा रहे हैं, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो बिहार तभी डिटेल्स में चल ही रहा है, रात की क्लास किया कीजिए। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ईस्वी के सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ध्यान दिया था? किसने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। और किसने दिया था? अशोक ने भी दिया था, ठीक है। ध्यान में, दोनों ने दिया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, क्या है? जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम का निर्माण कर किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, ठीक है। 1 मिनट फोन ले रहा हूँ।
कौन भागा है 3 आदमी? कौन भागा है इसमें से? हेलो, आवाज आ रही है? जी थोड़ा देर सर। हम गैप क्या हुए थे? कौन भागा है? इलाज करते हैं सबका। ग्राहक का एक फोन आ गया था, ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, बताए निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक का गिरनार अभिलेख में, ठीक है, दोनों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। हैं? गलती है? महा नहीं सर, सॉरी बी सॉरी, नंबर है। गिरनार अभिलेख तुम सही बोले थे, लेकिन रुद्रामन का गिरनार अभिलेख है, ठीक है, अशोक का नहीं है। किसका है? रुद्रामन का गिरनार अभिलेख है। ध्यान में क्यों किया गया है? तो वहां पे मतलब ना पानी वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था के लिए अशोक ने भी काम किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी काम किया था, इसलिए निम्नलिखित अभिलेख में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? ठीक है, तो यही हो गया रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। कितना क्वेश्चन है इसमें? कौन बोली थे 122 क्वेश्चन है? बराबर पहाड़ी की गुफा के विषय में निम्नलिखित में कौन एक सही है? बराबर में कुल 4 गुफा है, कर्ण चौपार 4 है, 3 ठीक है, गुफा। नहीं है, हाँ 3 है, ठीक है। ये अभिलेख ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी की, यही केवल सही है, ठीक है, बाकी गलत है, ठीक है। कितने गुफा है? 3 गुफा है, ठीक है। कौन कौन है? कर्ण है, चौपार है, सुदामा है, ये है ना, सुदामा, कर्ण और चौपार। सुधा। यस एम हाँ आई सर। राइट? यही है। कहा गया गुफा का नाम दिया है क्या? यहाँ पे हम गए हैं सर, लेकिन उस टाइम पता ही नहीं था। हाँ, फिर से जाओ यही आप, थी। फोटो तो यस लेके सर। आना। एक बार ऐसे और जाओ, मतलब ठीक है। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित, दक्षिण में गया में नहीं है गुफा, ये तो जहानाबाद में है ना ये। जहाँ, हाँ वहीं से थोड़ा सा 12 और की गुफा, हाँ, ठीक है। 3 गुफा शब्द आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास की दान में दिए जाने की सुरक्षित है, क्योंकि कटाव के जो की चट्टान को काट कर बनाया गया। चौथा गुफा जो है ना, ठीक है, इसमें 3 गुफाओं पर दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है। चौथी गुफा लोमहर्ष ऋषि द्वारा मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। चौथी गुफा जो लोमहर्ष ऋषि गुफा जो है, इसमें मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। मौर्यकालीन, ठीक है, मूर्तियों में, ठीक है, मानीभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से? पटना से प्राप्त हुआ यक्ष की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति, क्या लिखा है इसका? यक्षिणी की मूर्ति ये ये पट परखम से है, यक्ष के नाम का मूर्ति जो है मौर्यकालीन मूर्ति में। परखम कहाँ पड़ता है ये? मथुरा, ठीक है, मथुरा से यक्ष प्रतिमा भारतीय कला परखम के नाम से प्रसिद्ध, इस प्रकार डी सही है। मिलाइए इसको। लोथल को क्या बोलते थे? एनिसेंट डॉकयार्ड, सही है। सारनाथ फर्स्ट सर्वन ऑफ बुद्ध, ये भी सही है। लुआइन कैपिटल ऑफ राजगिरी, नहीं। नालंदा द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, 1 2 3 मेरे हिसाब से, तीन सही 1 2 4, सॉरी 1 2 4। है। 1 2 4 राजगिरी नहीं है, कहाँ पे? सारनाथ में। कहाँ पे ये? लैंड कैपिटल सारनाथ। ऑफ अशोक कहाँ से? सारनाथ से, ठीक है। फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध का प्रथम उपदेश, एनिशियंट डॉक यार्ड में, मतलब कि जो प्राचीन डॉक यार्ड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलो, आई होप खत्म हो गया। थैंक्स, थक गए थे पढ़ा के। आज फिर साइंस नहीं होगा सर?